हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने CHD क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आपसे कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th हिंदी, जो यूपी बोर्ड में हमेशा समाज से 1 या 2 नंबर देखने को ज़रूर मिलते हैं। अगर बात करें समाज की, तो समाज जो है आपका या तो जो है डेफिनेशन यानी कि परिभाषा दे के पूछ सकता है, या आपका एक समास का कोई उदाहरण दे करके क्वेश्चन को पूछ सकता है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात करें समास की, तो समास की जो परिभाषा होती है वो होती है आपकी, समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया संज्ञा शब्द बनाया जाता है जिसके किसी भी व्यक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी समास की परिभाषा हो गई। ठीक, अगर बात करें समास के भेद की बात करें, तो समास के जो भेद होते हैं आपके, वो होते हैं आपके 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद आपके समास के देखने को मिलते हैं। पहले की अगर बात करें, पहला है आपका अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास है पहला आपका। अव्ययीभाव समास समझने के लिए आपको इसकी परिभाषा पर ध्यान देना होगा। अगर बात करें, जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा समास अव्यय की तरह काम करे, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक, ये क्या हो गई? अव्ययीभाव जो है आपका समास है, उसकी परिभाषा हो गई। अगर बात करें अव्ययीभाव समास के जो उदाहरण होते हैं, जैसे आपका पहला उदाहरण है यथाशक्ति। कौन सा है? यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपयुक्त और सर्वत्र। ये क्या हो गया आपके? ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो गए। अगर हम एग्जाम में अगर हमारा क्वेश्चन बनता है, तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये अव्ययीभाव समास है? ठीक है, तो इसको समझिए आप। देखो, अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसमें आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। ठीक है, क्या? उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। उपसर्ग जो होता है आपका, वो होता है आपका जो कि शब्द के आगे लगा होता है। क्या होता है? शब्द के आगे जो लगा होता है वो आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है? शब्द के आगे जो लगा होता है वो आपका उपसर्ग लगा होता है। अगर पीछे की बात करें, तो पीछे जो लगा होगा शब्द, वो क्या होगा? आपका प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, उपसर्ग मान लीजिए कोई भी, जैसे मैंने आपके सामने ले लिया प्रतिदिन। क्या ले लिया? प्रतिदिन ले लिया। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक, अगर इसमें बात करें उपसर्गी, तो उपसर्ग कौन सा होगा आपका? पिर उपसर्ग होगा। क्या होगा? पिर उपसर्ग हो गया। यानी कि पिर जब आपको मिल गया, उपसर्ग लगा हुआ, तो आप तो समझ जाएंगे कौन सा समास हो जाएगा। यानी कि आपका समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसमें हमारा उपसर्ग क्या लगा हुआ है? पिर लगा हुआ है। अगर जितने भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण होंगे, उसमें आपका उपसर्ग लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, जैसे आपके सामने ये शब्द और उदाहरण दिख रहा है उपयुक्त। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा उपयुक्त में? तो आपका क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। ये उप क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा, और आप तुरंत पहचान लेंगे कि हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अव्ययीभाव समास क्लियर आपका? अब गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने समझ लिया जहां उपसर्ग आगे लगा होगा वहां आपका अव्ययीभाव समास होगा। ये आपको देखना है, यही चीज आपको पहचाननी है। ठीक, अब बात करते हैं समास नंबर दूसरे की। ठीक है, समास नंबर दूसरा है आपका, वो है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका, इसकी परिभाषा की बात करें, तो वो है आपका, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, कौन सा? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद उसका विशेषण की तरह काम करता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, ये क्या होगी? इसकी परिभाषा हो गई। ठीक, जैसे इसके उदाहरण की बात करें, इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके, जैसे आपके सामने हो गया कौन? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? जैसे आपके सामने क्या है? राजा का पुत्र। ठीक, ग्रामवासी, जलपान और शीतकाल, ये आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये आपके तत्पुरुष समास के हो जाएंगे। तत्पुरुष समास आपके एग्जाम में हमेशा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपका अव्ययीभाव समास और आपका कर्मधारय समास,
द्विगु समास और आपका बहुव्रीहि समास और आपका द्विगु समास जो है आपके क्लास 10th में बूझे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास आपको जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, इसके जो पुरुष होते हैं जैसे उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए जो है आपके क्लास 10th में जो है समास तत्पुरुष समास नहीं बूझा जाता है। ठीक है, इन पांचों से आपका क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक, तो हम बात करते हैं अगला आपका कौन सा समास है, वो है आपका कर्मधारय समास। कौन सा है आपका कर्मधारय समास, आपका अगला समास है। ठीक, अगर बात करें कर्मधारय समास की, कर्मधारय समास की बात करें आप, तो इसकी जो परिभाषा होती है वो है आपकी, जिस समास में दोनों पद महत्व रखते हों, दूसरा पद पहले पद विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये परिभाषा देकर, यानी कि वो पूछ सकता है जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हैं और दूसरे पद पहले का विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये परिभाषा आपसे दे देगा और पूछेगा ये कौन से समास की परिभाषा है। आपने जब परिभाषा पढ़ी होगी तो आप समझ जाएंगे, यानी कि जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हो और दूसरा पद पहले पद का विशेषण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें कर्मधारय समास की, ठीक है, आपने परिभाषा में पढ़ लिया कौन सा दूसरा पद क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक, अब बात करते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल है, यानी कि जो उदाहरण है, उदाहरण देखिए आप, जैसे आपके सामने है नील कमल। ठीक है, क्या है, नील कमल। तो कमल कैसा है, कमल की विशेषता बता रहा है, कमल कैसा है, नीला है ना, यानी कि आपकी परिभाषा में बताया गया है दूसरा पद पहले पद का विशेषण हो। ठीक है, यानी कि दूसरे पद का पहला पद विशेषण हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है कौन सा, नील कमल। तो कमल कैसा है, कमल की विशेषता बता रहा है, तो कमल हमारा कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा ये कर्मधारय समास है। ठीक है, समझ में आया। अगली बात करते हैं महानता की। ठीक है, किसकी, महानता। तो महान है जो, क्या है, महान है जो, कौन है, आत्मा, यानी कि महान, महानता। ठीक है, जैसे गर्म पानी, क्या है, गर्म है जो पानी, क्या है, पानी कैसा है, पानी की विशेषता बता रहा है, पानी कैसा है, गर्म है। ठीक है, कैसा है, गर्म है, इसलिए क्या बता रहा है, पानी गर्म है। यही बात आपकी इसकी परिभाषा में बताई गई है। बात करें सच्चा मित्र। ठीक है, मित्र कैसा है, सच्चा। सच्चा क्या है, विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। और विशेषण की बात हमारी कर्मधारय समास में की गई है। इस प्रकार से आप कर्मधारय समास कर सकते हैं। कर्मधारय समास आपका गलत नहीं होगा, ये बात लिख लीजिए। ये चीज आपको देखनी होगी, जहाँ विशेषता बता रहा है वहां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नीलकमल है, महात्मा है, महान है जो आत्मा है, सच्चा मित्र है, सच्चा है जो मतलब गर्म पानी है, इस तरह से पीतंबर है, यानी कि पीला है जो अंबर। इस तरह से आपके एग्जाम्पल पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, बात करते हैं अगला है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा, आपका द्वंद्व समास है। ठीक, द्वंद्व समास की अगर बात करें, द्वंद्व समास, ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, कौन से, दोनों पद प्रधान हो और का बोध हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। किसका बोध हो, और का। ठीक है, ये बात की गई, और का बोध हो। ठीक, और का बोध हो, हम उसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक, क्या दिए गए हैं आपके सामने, एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है माता पिता। ठीक है, तो आपने जब इसका विग्रह किया तो क्या बन गया, माता और पिता। ठीक, कहा आपसे यही परिभाषा में की, और का बोध होता है। क्या कहा गया परिभाषा में, और का बोध होता है। ठीक है, और का जब बोध होता है, जब आपके सामने क्वेश्चन बनेगा माता पिता में कौन सा समास है, तो आप समझ जाएंगे माता और पिता, यानी कि दिन रात। इसका समास करेंगे क्या जाएगा, दिन और रात। रोटी कपड़ा, यानी कि रोटी और कपड़ा। सुख दुख, यानी कि सुख और दुख। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को। ठीक,
द्वंद्व समास में आपका जो है और लग जाएगा, ये बात आपकी परिभाषा में बताई गई है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, दाल रोटी, इस प्रकार से हो जाएगा दाल रोटी। तो दाल रोटी में आपसे पूछ सकता है कौन सा समास है, तो दाल रोटी में कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि दाल और रोटी। इस प्रकार से आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास आपका क्लियर? कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताइए, आपकी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिए, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक, अगर बात करें अगले समास की, अगला समास है आपका, वो है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा है, बहुब्रीहि समास है आपका अगला समास। ठीक, अगर बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करें, इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है जिस समास का पूरा पद किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसमें परिभाषा में क्या है, जिस समास का पूरा पद किसी तीसरी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, और तीसरे व्यक्ति का बोध हो, किसका, तीसरे व्यक्ति का। ठीक, अगर इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण आपको क्या, उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको साथ में एग्जाम्पल भी लिए हैं ताकि आप समझ सकें अच्छी तरह से, आपका जो है 1 या 2 नंबर जो आपके बूझे जाते हैं वो आपके गलत ना हो। ठीक, अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पलों की, तो एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, पीतंबर। ठीक है, अगर पीतंबर में आपका पूछा जाए कौन सा समास है, इसका समास विग्रह कीजिए, तो इसका समास विग्रह होगा जिसके वस्त्र पीले हों। ठीक है, यानी जिसके वस्त्र पीले हों, तो हम किस पर पहुंच गए, तीसरे पर पहुंच गए। ठीक है, यानी कि किस पर पहुंच गए, तीसरे व्यक्ति पर पहुंच गए। ठीक, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा हों। ठीक है, जिसकी 4 भुजा हों, किन की है 4 भुजा, इस प्रकार से आप तीसरे का बोध कर सकते हैं। श्वेत केतु, श्वेत केतु जिसके बाल सफेद हों। ठीक, दीर्घ आयु जिसकी बाहें लंबी हों। ठीक, इस प्रकार से आप कहाँ तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे आपके सामने आ जाएगा गणेश। ठीक है, गणेश में कौन सा समास है। ठीक है, इससे समझिए, देखिए गणेश आपसे पूछा गणेश में कौन सा समास है और गणेश का समास विग्रह कीजिए। ठीक है, तो लंबा है दर जिसका, यानी कि इसका समास विग्रह होगा, क्या हो जाएगा, लंबा है दर जिसका। ठीक है, लंबा है दर जिसका, तो कौन हो जाएगा, लंबा है दर जिसका कौन हो जाएगा, गणेश जी हो जाएंगे, और आप समझ जाएंगे कि हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, समझ में आया बात, कौन सा हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जहां तीसरे का बोध हो, हमारा जो अर्थ निकलने के बाद तीसरे का बोध कराता हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार से आपका त्रिलोचन। ठीक है, क्या त्रिलोचन में आपसे पूछा जाए, त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह कीजिए, तो त्रिलोचन में 3 हैं नैन जिसके, तो आप बता दोगे 3 नैन किसके हैं, तो वो हैं आपके शिव जी के। ठीक है, किसके, शिव जी, प्रभु जी के। ठीक है, इस प्रकार से आप तीसरे का बोध करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्लियर? अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, सर यहाँ हमारी समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से अच्छी तरह से समझा दूंगा, और भी अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, अगर बात करें अगले समास की, वो है आपका द्विगु समास। ठीक है, कौन सा है, आपका द्विगु समास है। द्विगु समास आपका सबसे आसान समास है, इसको बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ठीक, जैसे आपके सामने परिभाषा दी गई है, जिस समास में पहला पद संख्या, कैसा, पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, कैसा, संख्या, संख्या का मतलब जानते हो, जैसे गिनती वगैरह हो। ठीक है, जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 1 है, 8 है, इस प्रकार से हो। ठीक है, यही बात आपकी समझाई गई है, यानी कि जिस समास में पहला पद संख्या सूचक हो और पूरा पद संख्या का काम करे उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। ठीक, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला एग्जाम्पल है पंचवटी। ठीक है, कौन सा है, पंचवटी, तो आपके सामने क्या होगा, पंच यानी कि 5 अंकों की बात हो गई, और अंक की हमने बताई दी, संख्या का बोध हो, किसका, संख्या का बोध हो, ये चीज़ आपको बताई दी है इसमें। ठीक है, संख्या का बोध हो, ये चीज़ आपको बताई दी है, यानी कि पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों का समूह जो हो। ठीक है, ये आपका विग्रह हो जाएगा। जैसे आपके सामने त्रिलोकी यानी कि 3 लोकों का समूह हो जाएगा, जैसे 10 रथ 10 रथों वाला हो जाएगा, जैसे 6 दर्शन यानी 6 दर्शन वाला। यहाँ आपके सामने क्या दिखा, यानी कि आपके सामने गिनतियाँ दिखी, यानी कि संख्या दिखी,
और जो संख्या मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 8 10 जो भी संख्या आपके एग्जाम्पल में होगी आगे लगी हुई और आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। ये आपका द्विगु समास को पहचान सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, आपके समास गलत नहीं होगा और आपके 2 नंबर हमेशा की तरह पक्के हो जाएंगे। इस तरह से आप 12th में 11th में जैसे ही आप जाएंगे तो और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएंगे और आप वहाँ भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ जब आप सीख लेंगे तो 9th और 10th में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक, अगर बात करें आगे की तरफ, ठीक है, समास पहचानने के सूत्र लिख लीजिए, यानी कि समास को पहचानने के सूत्र कैसे होते हैं वो मैंने आपके सामने दिए हैं। ठीक, जैसे यदि पहला पद अव्यय हो आपका अव्ययी समास हो जाएगा। दूसरा है आपका यदि दूसरा पद प्रधान हो या आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि दूसरा पद पहले का विशेषण हो कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि और का बोध हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यदि पूरा पद किसी तीसरे का बोध कराए वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि पहला पद संख्या सूचक हो वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहचानने के स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, समास के क्या क्या लाभ हैं वो मैंने आपके सामने लिए। भाषा संक्षिप्त और सरल प्रभावी बनती है। वाक्य छोटे और अर्थ गर्भित बनते हैं। लेखन में ओज और सौंदर्य का प्रभाव आता है। समय और शब्दों की बचत होती है। ठीक है, ये इसके लाभ हो जाते हैं समास के। ठीक है, यहाँ से लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन आपका सीधा समास से बनता है। ठीक है, अगर बात करें समास के कुछ उदाहरण है आपके सामने, इनको देख लीजिए जो आपके हमेशा, ठीक है, देख लीजिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आपके सामने अव्ययी समास, ठीक है, समस्त पद है आपके सामने यथासंभव। ठीक है, क्या है? यथासंभव। और यथा क्या है? आपका प्रत्यय है। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो प्रत्यय आगे लगाता है अव्ययी समास होता है। ठीक है, समस्त पद हो जाएगा। मान लीजिए अगला वो है आपके प्रतिपल, यानी कि प्रतिपल यानी कि हर पल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी समास का उदाहरण हो जाएगा। गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश, ये आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। वनवासी, वन में वास करने वाला। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मधारय समास यानी कि सुंदर मुख, यानी कि कर्मधारय समास मैंने आपको बताया सुंदर मुख, यानी कि मुख, यानी कि जो मुख सुंदर हो, यानी कि क्या हो? सुंदर मुख हो। और किसकी बात कर रहे हैं? सुंदरता की। मैंने आपके सामने आया जो विशेषण की बात करें तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गगन यानी कि जो गगन नीला है, यानी गगन यानी कि अंबर कैसा है? नीला है, इसकी विशेषता बता दी, विशेषण बता दिया। ठीक, द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास जैसे भाई बहन, यानी कि आपके सामने बताया था और का प्रकोप होगा। जैसे लेन देन, यानी आपके सामने और का प्रकोप हो गया, या आपको द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार से आपको समास पहचाननी है। ठीक है, समास गलत नहीं होगा। अगला है आपके सामने, वो है आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि चंद्रमुखी जिसका मुख चंद्र के समान हो। ठीक है, यानी कि लंबोदर जिसका उदय पेट बड़ा हो, यानी लंबोदर कौन हो जाएंगे? गणेश जी हो जाएंगे। द्विगु समास यानी सप्त ऋषि, यानी कि 7 ऋषियों का समूह, यानी कि द्वादश ऋषि 12 राशियों का समूह, यानी कि यहाँ संख्या की बात हो गई तो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने समास तैयार करने हैं। ठीक है, समास आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, और आपका चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समास हमेशा 9, 10, 12, 11 सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये समास अच्छी तरह से समझा दिया। अगर आपके समझ में आए हों तो आप बताइए समास हमारी समझ में आए हैं या नहीं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर नहीं आए हो समझ में तो आपको अच्छी तरह से दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम।